बच्चों, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 की पुस्तक का अब हम पढ़ेंगे पाठ 10 अकबर का युग 1556 ईस्वी से लगा करके 1605 ईस्वी तक का अकबर का शासन रहा। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव जरूर रखी, परंतु उसको स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक था। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनके पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष के थे। कितने साल के थे? 13 वर्ष के थे। अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। अकबर के संरक्षक भी पूछा जाता है, कौन थे? बैरम खां थे, कि देख रेख में राजकाज करने लगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ये पूछा जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा, दिल्ली पर अकबर का अधिकार हो गया। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। अकबर ने आमेर के राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री हरखा बाई उर्फ जोधाबाई से विवाह किया। अकबर ने किससे विवाह किया? जो आमेर के शासक राजा भारमल थे, उनकी पुत्री हरखा बाई उर्फ जोधाबाई से विवाह किया। कार्टून के माध्यम से समझाया गया है। आज खुशी का दिन है, अकबर से हमारा रिश्ता जुड़ गया। कौन कह रहे हैं? ये राजा भारमल कह रहे हैं। हाँ, आप सही कहते हैं महाराज। अकबर का यह विवाह हिंदुओं और मुसलमानों की भी सद्भावना बढ़ाने की कोशिश थी। इससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूतों को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। राजपूत राजा भगवान दास तथा पुत्र मान सिंह को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान दिया। महाराज, आपके द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर की समाप्ति से हिंदू अति प्रसन्न हैं। ये सुनकर मुझे खुशी हुई मान सिंह। ये जरूरी है कि हिंदू मुझ पर विश्वास करें, ये अकबर कह रहा। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के राणा प्रताप सर झुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब राणा प्रताप पर आक्रमण किया जाए। और जल्द ही अकबर की सेना और राणा प्रताप का सामना 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। थोड़ी संख्या में होते हुए भी राणा प्रताप ने मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। पूछा भी जाता है, कई कुछ परीक्षाओं में पूछा भी गया, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ। राणा प्रताप भीषण युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें परिवार से जंगल में आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने प्रण किया, जब तक वे मेवाड़ को वापस नहीं लेंगे वे घास की रोटी खाएंगे, ज़मीन पर सोएंगे और सभी
सुखों को त्याग कर देंगे। राणा प्रताप ने आजीवन अपने इस प्रण का पालन किया। राणा ने 20 वर्षों के संघर्ष में देवार, उदयपुर, कोमलमीर स्वतंत्र करा लिए, परंतु चित्तौड़ तथा अजमेर अकबर के कब्जे में ही रहा। तो ये क्वेश्चन पूछा था, राणा प्रताप ने किसको मुक्त कराया था? देवार, उदयपुर और कोमलमीर को स्वतंत्र करा लिया, लेकिन चित्तौड़ और अजमेर को मुक्त नहीं करा पाई, जो अकबर के ही कब्जे में रहे। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अन्य विजय भी की। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी और दक्षिण भारत में अकबर का जो अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ। चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो वो अहमदनगर की रानी थी। अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना की शासिका दुर्गावती को हराया। चांद बीबी अपनी सेना को मुगल सेना पर आक्रमण का आदेश देते हुए। इस तरह ये चांद बीबी कहाँ की थी शासिका? अहमदनगर की थी। और गोंडवाना की शासिका कौन थी? दुर्गावती थी। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। ये है अकबर का पूरा साम्राज्य, येलो कलर का पूरा अफगानिस्तान, काबुल, लाहौर, ये पूरा यहाँ तक, ये रेड कलर, ये पूरा अकबर का साम्राज्य है। शासन व्यवस्था। अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांट रखा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक के जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की थी। केंद्र को प्रांतों में बांट रखा था, प्रांतों को परगना में, परगना को गांवों में बांट रखा था। तो केंद्र का जो शासक था बादशाह था, वजीर, दीवान। केंद्र के ये बादशाह सर्वे सर्वा होता था। वजीर और दीवान क्या थे? वित्तीय नियंत्रण में इनके हाथ में रहता था। प्रांत का शासक सूबेदार के पास था, जो कानून और फौजदारी का जिम्मेदार था, इसका कार्य था। प्रांतीय दीवान राजस्व वसूली, आय व्यय का विवरण रखता था। कोतवाल नगर का प्रशासन देखता था। और परगने का जो मुख्य था वो कौन था? सिकदार था, इसका काम था कानूनी व्यवस्था देखना। आमिल राजस्व वसूली करता था। कानूनगो उपज एवं राजस्व का विवरण रखता था। फौतदार एक प्रकार से कोष की व्यवस्था का जिम्मेदार था। फौतदार कोष की व्यवस्था का जिम्मेदार था। आमिल राजस्व वसूली करता था। कानूनगो उपज एवं राजस्व का विवरण रखता था। गांव का मुखिया प्रधान मुकद्दम होता था, ये कानून एवं व्यवस्था देखता था। पटवारी राजस्व का विवरण रखता था। चौकीदार सुरक्षा का दायित्व इसके हाथ में था। मनसबदारी व्यवस्था। अकबर बिना सुदृढ़ सेना के तो ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही उस पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारियों और सिपाहियों को सुसंगठित करना था। उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति मनसबदारी व्यवस्था से की, जिसमें सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी थे। मनसबदार अर्थात शासकीय अधिकारी व कर्मचारी।
साधारणतः जो है मनसब का अर्थ पद अथवा प्रतिष्ठा है। अतः मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? पदवी धारण करने वाले व्यक्ति थे। विभिन्न अंकों की संख्या अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई। सबसे छोटा मनसब 10 का तथा सबसे बड़ा 10,000 का होता था। बाद में 12,000 तक की संख्या के मनसब दिए गए। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। मनसबदार क्या थे? साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करे तो मनसबदार विद्रोह दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का काम था। उन दिनों मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। बहुत इम्पोर्टेंट। उन दिनों मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य से राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी तो मुगल अमीर बड़ी शान शौकत से रहते थे। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश के कई पदनाम एवं प्रशासनिक क्षेत्र इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। अकबरकालीन सिक्के जो थे देख लीजिए। अकबरकालीन सोने का सिक्का ये, अकबरकालीन चौकोर चांदी का सिक्का ये, अकबरकालीन सोने का सिक्का ये। अकबर का वित्तीय प्रबंधन। राज्य की आय के दो प्रधान साधन थे। कौन साधन थे? भूमि का लगान तथा व्यापार पर कर या टैक्स। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया था। किसान से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता था। अकबर यानी मुगल साम्राज्य में अकबर के समय में किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। अगर 100 किलो किसी खेत में पैदा हुआ तो 100 का 1/3 33 किलो लगान के रूप में देना पड़ता था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। उसने भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। अकबर ने क्या? भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य किसको सौंपा? राजा टोडरमल को सौंपा। बहुत इम्पोर्टेंट। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उनको लगान में देना है। ये किसान को पता रहता था कि कितना लगान में हमें देना है। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए ये विशेष ध्यान दिया गया। इस समय एक ही खेत में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंधन में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक एकरूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश गज ए इलाही द्वारा की जाती थी। ये पूर्ववर्ती गज ए सिकंदरी का परिवर्तित नाम रूप था। खेत की माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। किसका होता था? बीघा का प्रयोग। एक बीघा 60 गज लंबा 60 गज चौड़ा होता था। एक बीघा कितना होता था? 60 गज लंबा 60 गज चौड़ा। गजे सिकंदरी का जो सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश के लिए पैमाना रखा था वही उसी का परिवर्तित यह है गज ए इलाही। गज ए इलाही। सामाजिक सामंजस्य के प्रयास। अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वो न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता था। इसके लिए उसने अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए।
अकबर की धार्मिक नीति। धार्मिक नीति क्या थी? अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अकबर द्वारा जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में के निर्माण से पता चलता है, जिसमें वो सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता और उन पर चर्चा करता। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही की रूपरेखा बनाई। इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक एकता स्थापित कर। दीन ए इलाही किसने चलाया? अकबर ने चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इबादत खाना इसने कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी, जो आगरा के पास में है, जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है, अकबर द्वारा बनाया गया, वहीं पर इबादत खाना है। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। ये भी पूछा जाता, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? तो अकबर ने अपनाई, जिससे इतने बड़े राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके, सब लोगों का समर्थन मिलता रहे। इस नीति को अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां माननी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अथर्ववेद, बाइबल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन, 32 व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सकें। अकबर ने हिंदुओं पर तीर्थ कर तथा जजिया कर हटा दिया। उसने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकारों पर आधारित था। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में राज्य अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक विषयों में उदार और चेतना तथा सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहन देने वाला बन गया। साहित्य। अकबर सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। अकबर के समय की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। इस समय अबुल फजल, फैजी, बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल, फैजी, बदायूनी उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। महाभारत तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खान के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में की थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके समय में करी थी? अकबर के समय में करी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी। इस समय हमारे देश में कागज़ पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था। अकबर के समय में कागज़ पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था। यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई, अर्थात चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ, लेकिन इस समय हमारे देश में कागज़ पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया था। प्रमुख संगीतकार तानसेन अकबर के प्रमुख दरबारियों में थे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ये पूछा जाता है। ये अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के नवरत्न सामान्य रूप से रत्न पत्थर का टुकड़ा होता, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान के कारण कुछ पत्थरों को रत्न का दर्जा मिलता था। अकबर ने भी ऐसे विशिष्ट गुणों वाले प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें अपने दरबार में नवरत्न की उपाधि दी। मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बीरबल उनके दरबार के नवरत्न थे। कौन कौन नवरत्न था? मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी, राजा बीरबल उनके दरबार के, यानी अकबर के दरबार के नवरत्न थे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नवरत्न इसमें से कौन था, कौन नहीं थे? अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण कराया आगरा के निकट। इससे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी भी बनाया। अकबर ने इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में उसने भव्य इमारतों का भी निर्माण कराया।
काफ़ी भव्य इमारतें फतेहपुर सीकरी में बनवाई अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया जोधा भाई का महल। हवा लेने के लिए बनाया गया 5 मंजिलों का पंचमहल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनाया गया। आगरा के लाल किला में स्थित दीवाने आम। अकबर के आगरा के लाल किला में स्थित दीवाने आम। आगरा के लाल किला में स्थित दीवाने खास। अकबर अपने दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था। दीवाने खास में अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रणा करता था। बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में गुजरात विजय स्मारक के रूप में बनवाया था। ये भी पूछा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा किसके उपलक्ष्य में बनवाया, तो गुजरात पर विजय के रूप में। गुजरात पर जब विजय की थी तो बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में है। आगरा द्वारा निर्मित। फतेहपुर सीकरी आगरा अकबर द्वारा निर्मित किंतु जहांगीर द्वारा संगमरमर की इमारत में परिवर्तन। जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो फतेहपुर सीकरी में है अकबर द्वारा बनवाई गई, लेकिन संगमरमर इस पर जहांगीर ने लगवाया। ये इतने सारे पॉइंट्स हैं अकबर के शासनकाल से संबंधित, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।